कहानी की शुरुआत में हम ओएसएस की सीक्रेट एजेंट मारिसा को देखते हैं, जो दूरबीन से एक क्रिमिनल पर नजर रखी हुई थी जिसका नाम टिकटॉक होता है, जो आज ओएसएस की मिनी डिस्क की एक आदमी से डील करने आया होता है। मारिसा ओएसएस सोल्जर्स को उसे पकड़ने का ऑर्डर देती है। टिकटॉक उनसे बचकर भागने लगता है, पर वो उस क्लाइंट को पकड़ लेते हैं। टिकटॉक एक टाइम बॉम्ब को बाहर निकाल कर उन सोल्जर्स पर फेंक देता है। टाइम बॉम्ब कुछ वक्त के लिए लोगों को फ्रीज कर देता था, जिससे वो सभी अपनी जगह पर जम गए थे। टिकटॉक अपनी कार लेकर वहां से निकलने लगता है। मारिसा जिप लाइन की मदद से खुद ही उसके पीछे जाने लगती है, पर वो प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में कॉन्ट्रैक्शन शुरू होने लगा। जल्दी उसे एक बच्चा होने वाला था, पर वो टिकटॉक को भागने नहीं देना चाहती, इसीलिए वो जिप लाइन से अपनी कार में जाती है और टिकटॉक का पीछा करने लगी। मारिसा की कार एक हाईटेक कार थी जो उसे एक्सीडेंट होने से खुद ब खुद बचा रही थी। साथ ही टिकटॉक के छोड़े गए कांटों से भी वो बच रही थी। वो एक रॉकेट से अटैक करके टिकटॉक की कार का एक्सीडेंट कर देती है, पर टिकटॉक बचते हुए एक बिल्डिंग में चला जाता है। मारिसा का दर्द बढ़ने लगा था, पर वो फिर भी टिकटॉक के पीछे जाती है। टिकटॉक के गुंडे उसे घेर लेते हैं। मारिसा उन तीनों से लड़ते हुए आसानी से उन्हें हरा देती है। अब वहाँ ओएसएस के दूसरे एजेंट भी आ जाते हैं, जो उसे पकड़ लेते हैं। साथ ही वहाँ ओएसएस का डायरेक्टर डेंजर भी आ जाता है, जो मारिसा की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से ओएसएस की मिनी डिस्क बच गई। अगर एक गलत हाथों में पड़ जाती तो हमारी तो दुनिया ही थम गई होती। और वो उसे डिस्क को ऑन करके बताता है। उसमें ओएसएस के एक पुरानी प्रोजेक्ट आर्मगेडन की फाइल थी। आर्मगेडन एक अल्टीमेट वेपन था, जिससे न केवल दुश्मनों को बल्कि पूरी दुनिया को खत्म करने की काबिलियत रखता था। और इसमें क्रोनोस फायर स्टोन की इंफॉर्मेशन होती है, जो ही आर्मगेडन डिवाइस को रोक सकता था। मारिसा कहती है कि मैंने अपना एग्रीमेंट पूरा किया और अब मैं रिटायर हो रही हूँ, ताकि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकूं। और अब हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहां उसका पति विल्सन अपने दो बच्चों रेबेका और सेसिल के साथ मौजूद था। मारिसा उसकी दूसरी वाइफ थी, क्योंकि रेबेका और सेसिल की मां का कुछ सालों पहले देहांत हो गया था और वो दोनों ही मारिसा को इतना पसंद नहीं करते थे और उसे स्टेप मॉम कहकर बुलाते थे। अब हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मारिसा ने एक बेटी को जन्म दिया था, जो काफी शरारती थी, जो हर वक्त मारिसा पर खाना गिराया करती। और अब विल्सन एक स्पाई हंटर नाम के टीवी शो में काम किया करता, पर इससे वो इतना बिजी हो गया कि अपनी फैमिली के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार पा रहा था। अचानक वो नोटिस करता है कि वक्त की रफ्तार तेज हो गई थी, जिससे वक्त काफी जल्द निकल रहा था। विल्सन को समझ नहीं आता कि आखिर टाइम इतनी जल्दी कैसे बीत रहा है। रेबेका कहती है कि आपके पास कभी हमारे लिए वक्त ही नहीं होता, तो वो कहता है कि अगर मेरा शो अच्छा चला तो मेरे पास ढेर सारा वक्त होगा। अब हमें ओएसएस हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां चार साइंटिस्ट हेड डेंजर को बताते हैं कि वक्त की रफ्तार तेज हो गई है। अब घंटे मिनटों की तरह गुजर रहे थे। रात को मारिसा सेसिल और रेबेका से उसके स्कूल के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि रेबेका स्कूल में काफी ज्यादा प्रैंक किया करती थी, जिससे प्रिंसिपल ने उसकी कंप्लेन की थी। विल्सन भी वहां जाता है। सेसिल उसे कहता है कि डेट क्या आप मुझे स्पाई हंटर बनना सिखाएंगे, तो वो उसे अपनी खास लाइन बोलकर बताता है, जिसमें वो अपनी एक आईब्रो को उठाया करता था। सेसिल पूछता है कि आज तक आपने कितने स्पाई को पकड़ा है। विल्सन कहता है कि एक भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक शो है। सेसिल बोलता है कि मुझे तो लगता था कि आप स्पाई पकड़ने वाले एक सुपर हीरो होंगे। विल्सन कहता है कि मैं जल्दी एक स्पाई हंटर बन जाऊंगा और एक स्पाई को पकड़ूंगा। सभी नहीं जानते थे कि मारिसा खुद एक स्पाई है, क्योंकि उसने उन सभी को अपनी सच्चाई नहीं बताई होती। विल्सन मारिसा के पास आकर बेबी के हालचाल पूछता है। इससे रेबेका को बुरा लगता है और वो खाना छोड़कर चली जाती है। सेसिल भी उसे मनाने के लिए चला गया। मारिसा कहती है कि मैंने रेबेका से दोस्ती करने की कोशिश की, पर वो मुझसे नफरत करती है। विल्सन उसे समझाता है कि वो बस नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है। वहीं रेबेका सेसिल से कहती है कि जब से वो चुड़ैल मारिसा आई है, डेट के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं रहता और वो पक्का हमसे कुछ छिपा रही होगी, क्योंकि उसने बताया था कि वो इंटीरियर डेकोरेटर है। पर इस घर की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता। सेसिल कहता है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। रेबेका कहती है मैं उसके साथ एक प्रैंक करूंगी, जिसके लिए एक ब्लू लिक्विड को गेट के साथ बांध देती है। तभी मारिसा वहां आ जाती है, जो रेबेका को बताती है कि आज जब मैं बेसमेंट में सफाई कर रही थी, तब मुझे कुछ मिला जिसे शायद तुम रखना चाहो। और वो उसे उसकी माँ की तस्वीर दिखाती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी माँ को मिस करती हो और मैं इनकी जगह कभी नहीं ले पाऊंगी, पर मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर हम दोस्त बन जाए। तुम्हारी माँ की तरह मुझे भी तुम्हारे प्रैंक काफी पसंद है और मेरे पास एक
चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। और वो उसे एक नेकलेस दिखाती है जो उसे उसके पेरेंट्स ने दिया था। वो बताती है कि यह चीज हमेशा मेरी हिफाजत करती है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने पास रखो क्योंकि तुम काफी स्पेशल हो और इसमें मेरे पेरेंट्स का प्यार मौजूद है जो हमेशा तुम्हारी हिफाजत करेगा। रेबेका उस नेकलेस को पाकर खुश थी और अब मारिसा को लगने लगा कि वो उसकी दोस्त बन जाएगी। पर जब जैसे ही वो गेट से बाहर निकली, गेट पर लगी हुई रस्सी खींच गई और नीला लिक्विड उसके ऊपर जा गिरा। इससे मारिसा को काफी बुरा लगता है। सेसिल कहता है कि रेबेका तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। मारिसा जब विल्सन के पास जाती है तो टीवी में एक ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था जिसमें बताया जाता है कि वक्त की रफ्तार बढ़ चुकी है, जिससे जब हम पहले नैनो सेकंड खोते थे अब घंटों खो रहे हैं और अगर स्पीड ऐसे ही बढ़ती रही तो हम पूरा साल ही खो देंगे और हमारे पास जीने के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर ये कैसे हो रहा है, पर तभी टाइम कीपर सभी न्यूज में एक मैसेज भेजता है जिसमें वो बताता है कि मेरी नजर में तुम सभी लोग कसूरवार हो क्योंकि तुम वक्त बर्बाद करते हो जबकि तुम्हें हर एक लम्हा अपने चाहने वालों के साथ बिताना चाहिए। अब तुम सब वक्त की असली कीमत समझ पाओगे जब तुम्हारे पास वक्त ही नहीं बचेगा क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट आर्मगेडन को एक्टिवेट कर दिया जिससे वक्त तेज रफ्तार से चल रहा है और जल्दी यह दुनिया खत्म हो जाएगी। तभी रेबेका नोटिस करती है कि टाइम कीपर के पीछे टिकटॉक भी मौजूद था। मारिसा इससे परेशान होती है। विल्सन भी डिसाइड करता है कि उस टाइम कीपर को पकड़ लेगा ताकि एक असली स्पाई हंटर बन सके। वहीं हमें टाइम कीपर को दिखाया जाता है जो टिकटॉक से कहता है कि तुम्हें हमारे वादे के मुताबिक क्रोनो सफायर लेकर आना होगा। दरअसल पत्थर के उस छोटे से टुकड़े में ही वो ताकत थी जो इस आर्मगेडन डिवाइस को रोककर समय की रफ्तार को वापस नॉर्मल कर सकता था। इसीलिए टाइम कीपर उसे हासिल करना चाहता था ताकि कोई इसका इस्तेमाल ना कर सके। टिकटॉक कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं उसे ले आऊंगा। टाइम कीपर उसे वार्निंग देता है कि अगर तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। टिकटॉक का एक मिनट मैन अब क्रोनोस फायर को ढूंढने लग जाता है और उसे मारिसा के घर की लोकेशन मिलती है क्योंकि मारिसा के गले में ही वो क्रोनोस फायर स्टोन था। मारिसा जब अपनी बेबी को सुला रही थी तभी उसे ओएसएस हेडक्वार्टर से एक मैसेज आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि आर्मगेडन को रोकने के लिए क्रोनोस फायर की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें उसे लेकर ओएसएस आना होगा। वहीं रेबेका अपने प्रैंक की माफी मांगने के लिए एक सॉरी कार्ड बना रही होती है। तभी मारिसा उसके पास आती है और उसे नेकलेस मांगती हुई कहती है कि मुझे उसे पॉलिश करवाना है, इसीलिए मुझे वो वापस चाहिए। रेबेका कहती है कि क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? कल तो आप कह रही थी कि मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ। मारिसा कहती है कि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, इसीलिए मुझे नेकलेस वापस कर दो। रेबेका गुस्से में वहाँ से चली जाती है और बॉक्स में रखकर उस नेकलेस को उसके हाथ में थमा देती है। मारिसा अपने डॉग आर्गनॉट से कहती है कि बच्चों पर नजर रखना और अब वो कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। पर तभी सेसिल देखता है कि रेबेका के गले में अभी भी वो नेकलेस मौजूद है जिससे वो हैरान हुआ। रेबेका कहती है कि मैंने उसके साथ एक प्रैंक किया, जब वो बॉक्स खोलेगी तो मजा आ जाएगा। मारिसा ओएसएस में डेंजर के पास पहुंच गई थी। वो उससे क्रोनोस फायर लेता है पर जैसे ही उसने बॉक्स खोला बेबी फूड उसके ऊपर जा गिरा। मारिसा समझ जाती है कि जरूर ये रेबेका का प्रैंक होगा और इसके लिए डेंजर से माफी मांगती है और वापस से क्रोनोस फायर लेने के लिए जाने लगी। पर डेंजर ने उसे टोकते हुए कहा कि क्रोनोस फायर की अभी हमें जरूरत नहीं है, तुम्हें अभी टिकटॉक को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो वापस से लौट आया है और अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हम टाइम कीपर तक पहुंच जाएंगे और हम बिना क्रोनोस फायर के ही उसे रोक लेंगे। मारिसा उसकी बात मान लेती है। वहीं हम टिकटॉक के मिनट मैन को देखते हैं जो मारिसा के घर पर पहुंच गए थे और अब वो टिकटॉक के कहे मुताबिक दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुसने लगते हैं। घर में मौजूद एआई सिस्टम रेबेका और सेसिल को वार्न करता है कि घर पर हमला हो रहा है, इसीलिए तुम्हें इमरजेंसी रूम में पहुंचना होगा। आगे एक खुफिया दरवाजा खुल चुका था। आर्गनॉट इमरजेंसी डोर पर बैठ गया जिससे वो दोनों भी उसमें बैठकर इमरजेंसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मारिसा का प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है जिसमें वो उन्हें बताती है कि मैंने ये इमरजेंसी रूम शादी के वक्त बनाया था और मैं एक स्पाई हूँ। इससे वो दोनों हैरान हुए और उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं होता। पर आर्गनॉट भी बोल पड़ा क्योंकि वो कोई डॉग नहीं बल्कि एक रोबोट था जिसे मारिसा ने उन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। ये दोनों डॉगी को बोलते देख हैरान थे। वहीं टिकटॉक के तीनों आदमी भी उस सीक्रेट रूम में आने की कोशिश कर रहे थे। मारिसा उन्हें बताती है कि हाँ तुम्हें खतरा है, तुम्हें तुरंत निकलना होगा। ये दोनों चेयर जेड से जुड़ी हुई है जिनकी मदद से तुम ओएसएस हेडक्वार्टर पहुंच जाओगे। वो दोनों
जल्दी से उन चेयर पर बैठ जाते हैं। आर्गनॉट सेसिल के साथ बैठा तीनों जेट के अंदर आ गए थे। घर को तोड़ते हुए वो वहां से निकल जाते हैं। ये देखकर तीनों मिनटमैन भी अपने डिवाइस को फ्लाइंग कार्ड में बदल देते हैं, जिनकी मदद से वो रेबेका और सेसिल का पीछा करने लगे। इसीलिए मारिसा जेट को दो अलग अलग हिस्सों में कर देती है, पर उन दोनों को जेट को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रही थी और सेसिल को उल्टी होने लगी, जिसे वो एक बैग में स्टोर करता है और उसने मिरर को भी खोल दिया, जिस वजह से जब एक मिनटमैन उस क्रोनोस्फायर को हासिल करने की कोशिश करता तभी सेसिल की उल्टी का बैग उस पर जा लगा और वो गिर पड़ा। सेसिल को आइडिया आया और वो बचे हुए दोनों मिनटमैन पर भी उल्टी से बड़ा बैग फेंककर उन्हें भी एक खंबे से रोक देता है। अब वो दोनों ओएसएस हेडक्वार्टर पर उतर जाते हैं, पर उन्हें काफी चक्कर आ रहे थे। मारिसा ने उन्हें लेने के लिए एजेंट कार्मन कॉटेज को भेज दिया था। कार्मन बताती है कि तुम्हारी स्टेप मॉम मेरी आंटी है और उन्होंने ही मुझे तुम्हें लेने भेजा। उन दोनों को इससे हैरानी हुई। वहीं विल्सन अपने मोटे कैमरामैन के साथ स्पाई हंटर शो की तैयारी कर रहा था। वो कैमरामैन को बताता है कि अभी तक मैंने एक भी स्पाई नहीं पकड़ा, इसीलिए ये अच्छा मौका है, हम टाइम कीपर को पकड़ सकते हैं, जिसके लिए वो स्पाई ट्रैकर का इस्तेमाल करने वाला था। वहीं कार्मन बच्चों को ओएसएस के अंदर ले आई थी। वो कहती है कि मारिसा रिटायर हो चुकी है, पर उसे तुम्हें बता देना चाहिए था कि वो एक स्पाई है। तभी आर्गनॉट भी वहां जाता है, इसीलिए उसे खाने के लिए टाइटेनियम देती है, जिसे वो बड़े चाव से खाता है। अब वो उन दोनों को लेकर स्पाई की डिवीजन में आ गई और उन्हें बताती है कि इस प्रोग्राम की वजह से ही मैं स्पाई बनी थी, पर कुछ साल पहले इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया। इस डिवीजन में इंटेलिजेंट और दमदार बच्चों को लाया जाता, जिनका मकसद उन मिशन को अंजाम देना था जो बड़े स्पाई पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इसे दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। रेबेका और सेसिल वहाँ की चीजों को देखने लगे। सेसिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट्स एंड गॉटलेट के बॉक्स को खोलता है, जिसमें उसे खास तरह के ग्लव और शूज मिले, जिन्हें स्टॉमर एंड हैमर हैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, जो इलेक्ट्रॉन फील्ड की मदद से काफी पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे। रेबेका फील्ड अम्ब्यूज सप्लाई की पेटी खोलती है, जिसमें एक खास बॉक्स था। उसमें कई सारे गैजेट थे, जिनकी मदद से प्रैंक्स, ट्रैप और इल्यूजन क्रिएट किए जा सकते थे। कार्मन बताती है कि तुम दोनों यादगार के तौर पर ये दोनों गैजेट रख सकते हो। इससे वो काफी खुश हुए, पर कार्मन ने बताया कि तुम बस इन्हें रख सकते हो, मैं इन्हें एक्टिवेट नहीं करूंगी, और समझाती है कि हमारे जमाने में काबिल एजेंट वो होता था जो बेहतरीन गैजेट की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कामयाब होता था। वो एक वीडियो देखते हैं जिसमें कार्मन अपने भाई जूनी के साथ मिशन में गई थी और ये दोनों ही स्पाई किड प्रोग्राम के पहले और आखिरी बच्चे थे। वो दोनों से पूछते हैं कि आपका भाई कहाँ है, पर उसे उसके बारे में नहीं बताती और उन दोनों को एजेंट लॉज में छोड़कर जाने लगी और कहती है कि टाइम कीपर वक्त को रोके, इससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा। सेसिल को वहाँ काफी सारी चॉकलेट दिखाई देती है, जिनके साथ वो मजे करते हुए खाने लगता है। वहीं मारिसा बेबी के साथ उस लोकेशन पर पहुंच चुकी थी जहां पर टिकटॉक छिपा हुआ था। मारिसा तैयार होती है और बेबी को लेकर अंदर चली जाती है, पर टिकटॉक ने उसे पकड़ने की पहले तैयारी कर रखी थी। पर मारिसा बेबी पावर और उसके डायपर का इस्तेमाल करते हुए ही उनसे फाइट करती है और उन सभी को डेर कर देती है, पर टिकटॉक बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं रेबेका सेसिल से कहती है कि मैं भी स्पाई बनना चाहती हूँ और मारिसा से भी बेहतर स्पाई बनूंगी, जिसके लिए हमें खुद के लिए मौका बनाना होगा। अभी टाइम कीपर सभी को परेशान कर रहा है, अगर हम उसे पकड़ लें तो हम भी स्पाई किड बन जाएंगे। और वो शर्त लगाते हैं कि जो पहले टाइम कीपर को पकड़ेगा वो जीत जाएगा। सेसिल अपने हैमर हैंड को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगता है, पर वो एक्टिवेट नहीं होते और इससे सेसिल को ही चोट लग जाती है। अब वो चुपचाप बाहर निकलने लगते हैं, पर दो एजेंट उन्हें देख लेते हैं, जिससे वो भागने लगे। सभी एजेंट अब उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे आर्गनॉट अपने खराब ऑयल को लीक करके कई सारे एजेंट को नीचे गिरा देता है, पर अभी भी कई सारे और एजेंट उनके पीछे थे। आर्गनॉट जब अपनी पूंछ ऊपर करवाता है, उसके बम से कई सारे गोले नीचे गिरते हैं, जिससे सभी गिर जाते हैं। अब वो आर्गनॉट के साथ एक हाई एक्सपेरिमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन रूम में आते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो टाइम कीपर को कैसे ढूंढेंगे। आर्गनॉट उन्हें बताता है कि सामने जो डिवाइस मौजूद है वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीलेशन ट्रांसपोर्टर डिवाइस है, जो तुम्हें कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। अब वो आर्गनॉट का कोड डालकर कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं। उन्हें एक मेल मिलता है। आर्गनॉट बताता है कि इस मेल में जो कोड है उससे टाइम कीपर की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है, पर आज तक इसे कोई डिकोड नहीं कर पाया। सेसिल देखते ही समझ गया कि यह कोई कोड नहीं बल्कि पहेली है। वो सभी नंबर को हटाकर लेटर को पढ़ता है तो उसे बिग टाइम वॉच
कुछ रिपेयर शॉप नाम मिला, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो टाइम कीपर विलन इसी शॉप के अंदर छिपा होगा और अब उस ट्रांसपोर्टर को एक्टिवेट कर लेते हैं। कार्मेन भी वहां जाती है जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उनके पास क्रोनोस फायर था, पर वो उसे रोक नहीं पाते। वो दोनों आर्गनॉट के साथ टेलीपोर्ट होकर बिग टाइम वॉच शॉप में आ गए थे। कार्मेन मारिसा को कॉल करके बताती है कि बच्चे ओएसएस से भाग गए, इसलिए मारिसा उन्हें ट्रेस करने का डिसाइड करती है। वहीं उस टाइम शॉप के अंदर उन्हें एक एलिवेटर का पता चलता है जिसे वो ओपन कर लेते हैं। एलिवेटर से वो काफी गहराई में एक टाइम फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां एक जायंट क्लॉक मौजूद थी जो असल में एक ट्रैप था, जिसे पार करते हुए रेबेका दूसरे गेट पर पहुंच जाती है, पर सेसिल ट्रैप में फंसने से दूर जा गिरता है। वहीं विल्सन ने कैमरामैन की मदद से स्पाई ट्रैकर को ठीक कर लिया था और अब वो उसके साथ टाइम कीपर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रेबेका और सेसिल एक कंप्यूटर के पास पहुंच गए थे जिससे वो जानकारी हासिल करना चाहते थे, पर उसमें सिर्फ टाइम में फंसे हुए एक लड़के का वीडियो था। वो लड़का टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा था और जब वो वहां पड़ी मिनी डिस्क को प्ले करते हैं तो रेबेका को पता चलता है कि वक्त की स्पीड को जिस आर्मगेडन डिवाइस के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है उसे सिर्फ क्रोनोस फायर स्टोन की मदद से ही रोका जा सकता है। रेबेका समझ जाती है कि उसके पास जो नेकलेस है उसमें ही क्रोनोस फायर है और उन्हें वहां बुलाना जरूर टाइम कीपर की चाल होगी। वो वहां से भागने लगे, पर टिकटॉक पहले ही वहां मौजूद था जो उन तीनों को फ्रीज कर देता है और उन्हें लेकर टाइम कीपर के पास जाता है। टाइम कीपर रेबेका से नेकलेस मांगता है, पर वो दोनों वहां से भागने लगे। मिनट मैन उन्हें रोक लेते हैं। मारिसा बेबी और कार्मेन के साथ वहां पहुंच गई थी। रेबेका और सेसिल उन्हें देखकर खुश हुए। वहां काफी सारे मिनट मैन मौजूद थे, इसलिए मारिसा कहती है कि हमें एक फैमिली की तरह साथ मिलकर इनसे लड़ना होगा और अब वो सेसिल और रेबेका के गैजेट्स भी ऑन कर देते हैं। इससे वो दोनों खुश होते हैं। सेसिल अपने हैमर हैंड की मदद से एक पावरफुल पंच से कई सारे मिनट मैन को दूर फेंक देता है और उन्हें पावरफुल पंच से मारने लगता है। रेबेका ने बैग से एक व्हीप को बाहर निकाल लिया था जिससे वो भी मिनट मैन को मारने लग जाती है। कार्टेज और मारिसा भी मिनट मैन को मार रही थी, पर अब विल्सन भी इस वॉच शॉप पर पहुंच गया था। वो ट्रैकर की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए एक डस्टबिन पर पहुंचा। अचानक ढक्कन खुल गया और वो सीधा कैमरामैन के साथ टाइम फैक्ट्री में पहुंच गया। वहीं मिनट मैन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और उन्होंने उन सभी को घेर लिया था। विल्सन भी ऊपर से फाइट देख रहा था, पर वो अपने बच्चों और वाइफ को दूरी की वजह से ठीक से देख नहीं पा रहा होता, पर वो इस जगह की वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। मिनट मैन की संख्या बढ़ती जा रही थी। सेसिल को एक आइडिया आया और वो आर्गनॉट के अटैक मोड को एक्टिवेट कर देता है। कुत्ता अब एक फाइटर डॉग में बदल गया और सभी मिनट मैन को मारने लगता है, पर तभी टिकटॉक अपनी मैकेनिकल बीन्स की मदद से रेबेका से नेकलेस को हासिल कर लेता है। पर मारिसा अपने बच्चों को कार्मेन के साथ लेकर वहां से निकल जाती है। टिकटॉक उन्हें रोकने जाता है, पर मिनट मैन उसे ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि यह सब मेरे ही प्लान का हिस्सा है। अब हमें क्रोनोस फायर मिल चुका है, इसीलिए हमें कोई नहीं रोक सकता। वहीं विल्सन जब अपने बॉस के सामने स्पाई के फाइट वीडियो को प्ले करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब उसके परिवार की सच्चाई सभी के सामने आने वाली थी, इसीलिए वो उस कैमरे की रील को ही चबा जाता है, जिससे उसे बॉस अब काम से बाहर कर देता है। वो अपने सामान लेकर कार में आ गया। तभी मारिसा भी वहां आ गई। उसने कहा कि तुम झूठी हो, मैं एक स्पाई हंटर हूँ, पर आज तक तुम्हें पहचान नहीं पाया। मारिसा कहती है कि मैंने शादी के बाद से ही ये काम छोड़ दिया था और दोबारा माफी मांगती है, पर वो नहीं सुनता और कार लेकर वहाँ से निकल गया। वक्त अब काफी जल्दी बीत रहा था। टीवी पर बताया जा रहा था एक प्राचीन सभ्यता ने मनुष्य के कैलेंडर की भविष्यवाणी की थी कि टाइम खत्म हो जाएगा और सब कुछ प्रलय में डूब जाएगा, चारों तरफ सुनामी होगी। वहीं डेंजर अपने सभी एजेंट को बता रहा था कि आर्मगन डिवाइस, जिसे टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत समय पहले इस रिसर्च की वजह से इस दुनिया का अंत होने वाला था। तब ओएसएस ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद करके उस डिवाइस को लेवल 13 के लॉकर में बंद कर दिया और आज तक वहीं पड़ा हुआ है। इसीलिए हमें इसकी हिफाजत करनी होगी। इसीलिए मैंने एक बहुत ही होनहार एजेंट को बुलाया है जो कार्मेन कोटेज का भाई जूनी होता है। कार्मेन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो काफी सालों से गायब था। वो उसे पूछती है कि तुम आखिर इतने वक्त से कहाँ थे। वो कहता है कि मुझे सिर्फ थोड़ा ब्रेक चाहिए था। वहीं रेबेका और सेसिल जब एजेंट लॉज में थे तब डेंजर भी वहां जाता है जो उन्हें थैंक्स कहने आया था, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही उन्हें टाइम कीपर के अड्डे का पता चला। तभी रेबेका देखती है कि डेंजर के पास जो घड़ी है उसने वो टाइम कीपर के पास देखी थी और सेसिल भी उसे बताता है कि डेंजर आपका जो पूरा
मेरा नाम है। अगर उसके लेटर्स में फेरबदल कर दिया जाए तो आर्मगेडन शब्द बनता है। डेंजर जल्दी से गेट बंद कर देता है क्योंकि उन दोनों को एहसास हो गया था कि वही टाइम कीपर है, पर डेंजर नहीं चाहता कि यह बात किसी और को पता चले, इसीलिए वो उस रूम के सर्किट को जलाकर वहां से चला जाता है। रेबेका गेट खोलने की कोशिश करती है पर गेट नहीं खुलता। वहीं मारिसा कार्मेन और जूनी के साथ बिग टाइम शॉप में पहुंचती है। तभी उसे रेबेका और सेसिल का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि आप वहां से निकल जाइए, ये डेंजर का एक ट्रैप है क्योंकि वही टाइम कीपर है। पर मारिसा को ये सब एक प्रैंक लगता है और वो कॉल कट कर देती है। अब वो लिफ्ट से नीचे आ जाते हैं पर अब टाइम कीपर उन्हें पकड़ने आ जाता है और अब डेंजर अपना मास्क हटाकर उन्हें अपना असली चेहरा दिखाता है और बताता है कि अब मैं ओएसएस से असली आर्मगेडन डिवाइस भी हासिल कर लूंगा, जिसके लिए ही मैंने ये चाल चली। मैंने ओएसएस के सभी एजेंट को फ्रीज करने का इंतजाम कर रखा है ताकि मुझे आर्मगेडन को एक्टिवेट करने से कोई ना रोक सके, और वो सभी एजेंट को फ्रीज कर देता है। ये सब उसने उनके आईडी कार्ड की मदद से किया था, जिससे अब वो मारिसा, कार्मेन और जूनी को भी फ्रीज करके वहाँ से टिकटॉक के साथ निकल जाता है। पर जूनी देखता है कि वो फ्रीज नहीं हुआ है क्योंकि उसके पास अपना आईडी कार्ड नहीं था। जूनी को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। उसे एक आइडिया आता है और वो ओएसएस हेडक्वार्टर में रेबेका और सेसिल के पास कॉल करता है और उन्हें बताता है कि ओएसएस पर टाइम कीपर ने कब्जा कर लिया, जिससे सब फ्रीज हो चुके हैं। तुम ही अब वो क्रोनोस्फायर नेकलेस को हासिल करके उस आर्मगेडन डिवाइस को बंद कर सकते हो। रेबेका कहती है कि आखिर हम दोनों ऐसा कैसे करेंगे, तो वो बताता है कि स्पाई किड्स हमेशा बुराई को मात देते हैं क्योंकि बड़े कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ मुमकिन है। तो अब वो दोनों भी डेंजर को रोकने का डिसाइड कर लेते हैं। वो आर्गनॉट का अटैक मोड ऑन कर देते हैं, जिससे वो एक बार में ही दरवाजा तोड़ देता है और अब वो स्पाई किड्स डिवीजन में जाकर स्पाई किड्स के कपड़े पहन लेते हैं। उन्होंने बेबी को भी स्पाई के कपड़े पहना दिए थे। वहीं अब जूनी भी समझ गया था कि आईडी कार्ड की वजह से ही वो फ्रीज हुए हैं, इसीलिए अब उसने मारिसा और कार्मेन को भी अनफ्रीज कर दिया। पर जैसे ही वहां से बाहर निकलने लगते हैं तो एक बड़ी सी सेंट क्लॉक के अंदर फंस जाते हैं। वहीं सेसिल लेवल 13 में जाता है जहां डेंजर के गार्ड मौजूद थे, पर वो लाइट ऑफ करके अपने हैमर हैंड से सभी को मार गिराता है। अब वो उस गेट के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर आर्मगेडन डिवाइस था, पर अब टिकटॉक ने अपने आदमियों के साथ उन्हें घेर लिया था। रेबेका अपने भाई से कहती है कि हमें हार मान लेनी चाहिए ताकि हम मौका देकर नेकलेस को वापस हासिल कर सके, पर टिकटॉक उनके सभी गैजेट ले लेता है। वहीं विल्सन जब अपने टूटे हुए घर में पहुंचता है तो उससे आर्गनॉट का वीडियो कॉल आता है जो उसे बताता है कि सेसिल और रेबेका को तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि वो टाइम कीपर के कब्जे में है। वहीं अब ओएसएस के अंदर से आर्मगेडन डिवाइस बाहर निकल आया था। रेबेका और सेसिल को भी कैद करके वहां ले आया गया था, पर रेबेका चालाकी से एक टॉय को एक्टिवेट करके उसे डेंजर की एक घड़ी को अपने पास ले लेती है। रेबेका डेंजर से पूछती है कि आप आखिर दुनिया को मिटाना क्यों चाहते हो। डेंजर उसे बताता है कि ये आर्मगेडन डिवाइस वक्त को रोकने या दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं है। तुम्हें अभी तक सब झूठ बताया गया था। मैं इस आर्मगेडन के जरिए पास्ट में जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने डेड के पास पहुँच सकूँ। और वो बताता है कि मेरे डेड टाइम ट्रेवल करने वाली एक मशीन पर काम कर रहे थे। वो मशीन को टेस्ट करने वाले थे, पर तभी एक धमाका हुआ जिससे जब मैं वहां दौड़कर आया तो मैं उस मशीन की वजह से वक्त के जाल में फंस गया और सालों तक एक जगह पर फ्रीज हो गया। रेबेका कहती है कि हमने उस टाइम फैक्ट्री में जिस वक्त के जाल में फंसे लड़के का वीडियो देखा वो आप ही हो। डेंजर बताता है कि मेरे डैड ने अपनी पूरी जिंदगी मुझे अनफ्रीज करने में लगा दी। मैंने उन्हें अपनी आंखों से बूढ़े होते हुए देखा और आखिरकार उनकी डेथ हो गई। पर एक दिन ओएसएस को क्रोनोस्फायर मिला जिससे उस टाइम मशीन को रोक दिया गया और मैं उस टाइम के जाल से बाहर आ गया। पर अब मैं एक बच्चे के रूप में बड़ा आदमी बन गया था। मेरे सभी दोस्त मर चुके थे, बिल्कुल मेरे डेड की तरह, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस आर्मगेडन डिवाइस से अपने डेड के पास जाऊं और इनके साथ वक्त बिताऊं क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, पर मैं उन्हें अपना थोड़ा सा भी वक्त नहीं दे सका। सेसिल उन्हें समझाता है कि वक्त में पीछे जाने से कुछ नहीं बदलेगा, बस आपके कई सारे वेरिएंट्स बन जाते हैं जो वक्त के अलग आयामों में एग्जिस्ट करते हैं और आप पहले भी ये कोशिश कर चुके हो। टिकटॉक भी उसका ही वेरिएंट था और वहाँ मौजूद सभी मिनट मैन भी उसके ही वेरिएंट्स थे। वो दोबारा समझाता है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वक्त नहीं बदलेगा। टिकटॉक कहता है कि तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो, हम कामयाब जरूर होंगे। पर अब टाइम मशीन का दरवाजा खुलने लग गया था जिससे कहीं भी ट्रेवल किया जा सकता है। जूनी, मारिसा और कार्मेन भी अब वहाँ
चाहते हैं, पर अब टाइम पोर्टल की वजह से पूरी जगह हिलने लगी थी और अब इस जगह के सभी लोग फ्रीज हो चुके थे, क्योंकि डेंजर ने अपनी घड़ी के साथ ऐसी सेटिंग की थी जिससे सिर्फ उसके आदमी और वो ही अनफ्रीज कर सकता था। इससे डेंजर खुश हो रहा था, पर रेबेका ने पहले ही एक घड़ी चुरा ली थी जिससे वो दोनों नॉर्मल थे और चालाकी से उन्होंने क्रोनोस्फायर भी ले लिया था, जिससे अब वो वहाँ से भागने लगते हैं और बीच में मौजूद आर्मगेडन डिवाइस की तरफ बढ़ने लगे। टिकटॉक उन दोनों को रोकने जाता है। सेसिल एक डिस्क से टिकटॉक पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है, जिससे वो खुश हुआ, पर इसे घड़ी पर से हाथ हटने से वो फ्रीज होकर ऊपर उड़ने लगा था। रेबेका आर्मगेडन डिवाइस में क्रोनोस्फायर लगाने लगती है, पर इससे पहले ही टिकटॉक उससे इसे छीन लेता है और उसे दूर करके उसे टाइम पोर्टल में फेंक देता है। रेबेका सेसिल को वापस अनफ्रीज कर देती है। वो दोनों डेंजर को समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं सुनता और टाइम पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिससे वो ओएसएस के उसी पुराने हेडक्वार्टर में अपने डेट के पास पहुंच गया। वो उनसे मिलकर खुश हुआ, पर जब वो उस टाइम पोर्टल से बाहर आता है तो वो काफी बुरा हो गया था। वो सेसिल और रेबेका से बोलता है कि तुमने सही कहा था कि वक्त नहीं बदलता, इसीलिए मैंने काफी कोशिश की, पर मेरे डेड मारे गए। पर मरने से पहले उन्होंने मुझसे एक बात कही कि जीवन आगे बढ़ने के लिए है और हम कभी पास्ट को बदल नहीं सकते, इसीलिए अब वो उनकी बात मानकर क्रोनोस्फायर से आर्मगेडन को हमेशा के लिए रोक देते हैं, जिससे फ्रीज हुए लोग वापस सही हो जाते हैं। रेबेका और सेसिल उस घड़ी को छोड़ देते हैं। मारिसा अपने बच्चों से मिलकर खुश होती है और अब वो भी उसे अपनी मां मानने लगे थे, पर तभी टिकटॉक क्रोनोस्फायर लेकर भागने लगता है, लेकिन अब विल्सन वहां गया जो उसे हथकड़ी लगाकर पकड़ लेता है। कुछ मिनट में उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो एक पंच में ही उन्हें ढेर कर देता है और अब टिकटॉक को पकड़ लिया जाता है। विल्सन अपने बच्चों से वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए अच्छे वक्त का इंतजार नहीं करूंगा, अब से मेरा सारा वक्त तुम्हारा है, और वो मारिसा को माफ कर देता है। कार्मन और जूनी बताते हैं कि हमने फैसला किया है कि हम स्पाई के डिवीजन को फिर से शुरू करने वाले हैं और हम इसके ग्रुप लीडर बनेंगे। वो रेबेका, सेसिल और स्पाई बेबी को भी अपनी इस टीम में शामिल करते हैं। स्पाई बेबी भी अब चलने लगी थी, जिससे सभी खुश हुए। टिकटॉक भी वापस भागने लगा, पर बेबी ही उसे उठाकर दूर फेंक देती है। सभी बेबी की पहली फाइट से खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सेसिल और रेबेका अब होशियार और होनहार बच्चों को ढूंढकर उन्हें स्पाई किड्स के लिए सेलेक्ट करने लगे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।